नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, अंतिम समय के लिए हिंदी शिक्षण के 30 या 35-36 प्रश्न हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। व्याकरण के भी प्रश्न हैं और शिक्षण विधियों के भी प्रश्न हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, टके की चटाई और 9 टका विदाई लोकोक्ति का अर्थ है खर्च अधिक और लाभ कम, धैर्य न रखना, दो असमान व्यक्तियों की तुलना और बिना सोचे समझे अनुसरण करना। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। ये जो यहाँ पर लोकोक्ति पूछी गई है इसका सही अर्थ क्या है साथियों। देखिए लोकोक्ति क्या है, टके की चटाई और 9 टका विदाई, इस प्रकार से ये लोकोक्ति है। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है, जहाँ पर खर्च अधिक किया जाता है और लाभ कम किया जाता है, उसके लिए ही इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, टके की चटाई और 9 टका विदाई। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लोकोक्ति भी, याद रखिएगा इसको। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द देखना है। अब विकल्प को देखिएगा, गृहिणी, रचित्री, द्रष्टव्य और सरोजनी। तो बताओ वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प आपको गलत अशुद्ध लग रहा है साथियों। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सा विकल्प सही है। अच्छी तरह से विकल्प को देख लीजिएगा। सही आंसर देखें तो देखो, दृष्टव्य शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, गृहिणी शब्द बिल्कुल शुद्ध है, रचित्री शब्द बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन सरोजनी नहीं होता है, सरोजिनी, जे के ई की मात्रा लगती है साथियों। इसलिए यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प है ये क्या हुआ, वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द हो गया। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3, असंगत सामसिक युग्म है, मतलब जो आपको सामसिक युग्म असंगत या गलत लग रहा है उसका चयन करना है। नवयुवक क्रमधारय समास, रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास, भक्षाभक्ष द्वंद्व समास, यथाविधि तत्पुरुष समास। तो देखो असंगत सामसिक युग्म आपको देखना है प्रश्न नंबर 3 में। नवयुवक, तो साथियों नव मतलब 9 से नहीं लिया जाता, नवयुवक मतलब नया। तो साथियों युवक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। रुद्रप्रिया, साथियों रुद्रप्रिया में बहुव्रीहि समास ही होता है। भक्षाभक्ष में द्वंद्व ही है। लेकिन यथाविधि साथियों एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि यथाविधि में तो विधि के अनुसार अव्ययीभाव समास का उदाहरण हुआ। ये किसका हुआ, अव्ययीभाव का। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो आपके चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बोलने में अधिक चतुर हो के लिए एकल शब्द होगा, बातूनी, अतिशयोक्ति, वाक्पटु और वाक्जाल। तो भाई बोलने में अधिक चतुर हो मतलब जो उसकी बोलने की शैली है साथियों, बोलने की, तो फिर वो अगर अच्छी रहेगी, बोलने में वो अधिक चतुर है, तो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो बातूनी का मतलब तो क्या होता है, जो बातें अधिक करता है। बोलने में अधिक चतुर हो वो अलग चीज़ होती है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, तो ये भी गलत है साथियों। जो वाक्पटु शब्द है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, क्योंकि जो बोलने में अधिक चतुर हो उसके लिए वाक्पटु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, संख्या 63 का मानक रूप होगा 63 और 63। तो देखो यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ भी ई की मात्रा है, या यहाँ पर देखो ई की मात्रा नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, यहाँ तो ठ है और यहाँ ट है, यहाँ भी ठ है और ट है। तो बताओ भाई कौन सा यहाँ पर विकल्प 63 का मानक रूप होगा मित्रों। तो देखो संख्या 63 का जो मानक रूप होता है 63 नहीं होता है, रे नहीं होता है, र होता है, ई की मात्रा नहीं लगती है। तो देखो ई की क्या, सॉरी ए की मात्रा। तो यहाँ पर जो 63 का मानक रूप होगा वो होगा 63। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। ट नहीं होता है, ठ होता है, 63 बोलते हैं, शुद्ध है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। आपके छठा क्वेश्चन है,
ममेरा शब्द में है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय और विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो भाई चारों ही विकल्प तद्धित प्रत्यय के हैं, लेकिन तद्धित प्रत्यय का भेद यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ममेरा शब्द मामा प्लस एरा से मिलकर बना है। किससे? मामा प्लस एरा से मिलकर ममेरा शब्द का निर्माण हुआ है साथियों। अब ममेरा मतलब यहाँ संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? संधि विच्छेद क्या देखना है? असंगत देखना है। स्नेह प्लस आविष्ट स्नेहाविष्ट, मुक्त प्लस अवली मुक्तावली, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। तो बताओ प्रश्न नंबर 7 में आप थोड़ी देर रुक भी सकते हो कि भाई कौन सा विकल्प यहाँ पर संधि विच्छेद, कौन से विकल्प का संधि विच्छेद आपको असंगत लग रहा है प्रश्न नंबर 7 में। सही विकल्प देखिएगा साथियों। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा ही बनता है। ई के बाद में री के बाद में असमान स्वर आ रहा है। तो देखिए इसमें फिर क्यों कौन सी संधि होगी? यन संधि होगी, जो कि बिल्कुल सही है, पित्राज्ञा ही बनेगा। दूसरा है अभी प्लस इप्सा, इप्सा ऐसे ही लिखते हैं और अभी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अभी में इप्सा ई प्लस ई से बड़ी ई बन जाती है, तो ये अभिप्सा भी बिल्कुल शब्द है। दूसरा जो विकल्प है मुक्त प्लस अवली, तो साथियों मुक्त प्लस अवली नहीं होती है, मुक्ता प्लस अवली होता है। क्या होता है? मुक्ता प्लस अवली बराबर शब्द बनता है मुक्तावली, क्योंकि मुक्ता का मतलब किससे लिया जाता है? मोतियों से लिया जाता है। ठीक है, मुक्ता मतलब मोती, ठीक है, हीरे मोती वाली चीज़। तो ये भी बिल्कुल, फिर यहाँ पर मुक्ता होना चाहिए, मुक्त नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, ये इसका जो संधि विच्छेद है ये क्या है? असंगत है। सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। स्नेह प्लस आविष्ट स्नेहाविष्ट ही बनता है, ये यहाँ पर सही संधि है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं रहेगा। ओनली सेकंड विकल्प ही 7वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके प्रश्न नंबर 8 है। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? प्रसाद का विषाद, उद्विग्न का अनुद्विग्न, देवी का आसुरी और तेजस्वी का यशस्वी। तो भाई बताओ प्रश्न नंबर 8 में विलोम की दृष्टि से आपको कौन सा विकल्प यहाँ पर असंगत लग रहा है? तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर। देखो पहला विकल्प क्या है? प्रसाद का विषाद बिल्कुल शुद्ध है। उद्विग्न का अनुद्विग्न बिल्कुल सही है। देवी आसुरी विलोम है, लेकिन तेजस्वी और यशस्वी तो दोनों समान है साथियों, विलोम थोड़ी एक दूसरे के। तेजस्वी का तो निस्तेज होना चाहिए। तो आपके चौथा जो विकल्प है प्रश्न नंबर 8 में, ये सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। सुंदर, मधुर, ऊपर, लघुता। तो बताओ भाई कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है? तो देखो राइट आंसर कौन सा रहेगा? सुंदर। सुंदर एक विशेषण शब्द है। मधुर, मधुर एक विशेषण शब्द है। ऊपर, ऊपर यहाँ पर एक अव्यय शब्द है। लेकिन लघु प्लस ता, लघुता, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो 9वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही हो गया? फिर चौथा विकल्प आपके सही हो गया, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी। तो भाई भारत में स्थिति दूसरी थी तो ऐसी थी, तो ये तो गलत हो गया। फिर भारत में इस ऐसी स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी, तो दूसरी का तो कहीं भी जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है। तो मित्रों भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप अगर हम बनाएं तो वो बनेगा भारत में स्थिति दूसरी थी। भारत की नहीं रहेगा, भारत में ही रहेगा, भारत में स्थिति दूसरी थी। थर्ड विकल्प गलत है। ओनली सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। कौन सा समास नहीं है? विचारधारा, आत्म परितोष, एकनिष्ठता और कमाना। तो भाई देखो कौन सा समास नहीं है? विचारधारा विचारों की धारा हो जाएगी, समास है। एकनिष्ठता में समास है, आत्म परितोष में समास है। लेकिन कमाना, कमाना क्या है? एक क्रिया का उदाहरण है, ये कोई समास का उदाहरण नहीं है।
विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन, किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं है? पात्रता, मानवता, पिता और सफलता। तो भाई ता प्रत्यय जिस विकल्प में नहीं है उस विकल्प का चुनाव कीजिएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को और अपने सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो पात्र प्लस ता पात्रता बन जाता है, सही है ये तो। मानव प्लस ता मानवता बन जाता है, सही है। सफल प्लस ता सफलता बन जाता है, सही है। लेकिन पी प्लस ता पिता ये गलत है, इसमें ता प्रत्यय नहीं है, इसलिए आपके 13वें क्वेश्चन में थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो चलिए 14वां क्वेश्चन, जीवन का विलोम शब्द है मृत्यु, मरण, मौत और इंतकाल। तो भाई जीवन का इंतकाल तो होगा नहीं। अब जीवन, तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 में देखो कई जगह जीवन का मृत्यु भी मिलता है और मरण भी मिलता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 1 भी सही है और विकल्प 2 भी सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण दिख रहा है? सीता बाजार जाती होगी, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। तो कौन सा विकल्प आपके सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर आपको लग रहा है प्रश्न नंबर 15 में? देखो पहला विकल्प है सीता बाजार जाती होगी। जाती होगी मतलब कन्फर्म नहीं है, संदेह है, तो ये सामान्य का नहीं है। वर्षा हो रही थी मतलब पहले की बात है, लेकिन क्रिया अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है, ये भी आपका आंसर नहीं है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ लिया समाचार पत्र, तो ये भी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, बल्कि वह कलकत्ता जाता है मतलब वर्तमान की बात है साथियों, इसलिए यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वह कलकत्ता जाता है एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद होगा। पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म, पुनर् प्लस जन्म। इसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं है। तो 16वें क्वेश्चन का सही आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद सही रूप से क्या होता है? देख लिया होगा सभी ने प्रश्न को अच्छे से। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं साथियों। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म होता है, जिसमें विसर्ग संधि होती है। पुनर पूरा वाला पुनः प्लस आजन्म ये भी गलत है, ओनली प्रथम विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? वनवास, वन का वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय। तो देखो किस शब्द का समास विग्रह सही है आपको प्रश्न नंबर 17 में बताना है। वनवास, गृह प्रवेश, हवन सामग्री, सर्वप्रिय। तो सर्वप्रिय सभी के लिए नहीं, सभी में प्रिय होता है, गलत हो गया। हवन सामग्री, हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री होता है, गलत हो गया। गृह प्रवेश, तो भाई गृह प्रवेश गृह में प्रवेश ही होता है। सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका समास विग्रह सही हो रहा है। वन का वास वनवास नहीं होता है, वन में वास होता है साथियों, इसलिए ये आपके गलत हो जाता है प्रथम विकल्प 17वें प्रश्न में। तो कौन सा विकल्प सही है? सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिएगा। किन शब्दों का? पुल्लिंग शब्दों का। आँख और नाक, भीड़ और मंडल, बचपन और पहनावा, गंगा और हिंदी। तो गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है, हिंदी स्त्रीलिंग है, गलत हो गया। मंडल अच्छा होता है, पुल्लिंग है। भीड़ अच्छी होती है, भीड़ स्त्रीलिंग है। नाक स्त्रीलिंग है, आँख स्त्रीलिंग है। बचपन पुल्लिंग है। पहनावा अच्छा होता है, पहनावा पुल्लिंग है। मतलब विकल्प नंबर जो आपके 3 है 18वें क्वेश्चन में, इसमें दोनों ही शब्द क्या है मित्रों? पुल्लिंग है। तो थर्ड विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। अशुद्ध बहुवचन है दवाइयाँ, चिड़ियाँ, बालिकाएं और रातें। तो देखो दवाइयाँ शब्द किससे बना है? दवाई से बना है। जब दवाई शब्द में या प्रत्यय लगाते हैं तो ये जो बड़ी ई है इसमें साथियों छोटी ई में बदल जाता है। दवाई प्लस यहाँ में, दवाई प्लस यानी दवाई प्लस इयाँ होता है साथियों। तो इयाँ प्रत्यय में इयाँ छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर दवाइयाँ छोटी ई में बदल जाता है। तो ये बिल्कुल शुद्ध है। चिड़िया में यहाँ पर देखो चंद्रबिंदु जब चिड़िया में लगा देते हैं तो वो बहुवचन, चंद्रबिंदु नहीं लगता है तो वो एक वचन में रहता है।
रातें, रात का रातें हो जाता है जिसमें ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा होता है, लेकिन बालिकाएं, बालिका में यहाँ पर चंद्र बिंदु होना चाहिए था साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प जो है ये एक अशुद्ध बहुवचन का उदाहरण है। तो थर्ड विकल्प ये आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। जिसके पास कुछ न हो कहलाता है, एकल शब्द बताना है, अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन और महादीन। तो भाई जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको दीनहीन, अभावग्रस्त या महादीन नहीं कहते, बल्कि उसके लिए हम एकल शब्द के अंतर्गत अकिंचन शब्द आता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। 20वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे साथियों। 21वां क्वेश्चन है, छत्र छाया में अशुद्धि का कारण है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो छत्र प्लस छाया छत्रित छाया बन जाता है, बीच में च आना चाहिए इनके बीच में। तो फिर इनके में जो अशुद्धि का कारण है वो कौन सा माना जाता है? संधि को अशुद्धि का कारण माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद और विपरीत, सामने, पास और विशेष, नीचा, बुरा और हीन, पीछे और समान। तो भाई बताइएगा प्रश्न संख्या 22 का कौन सा विकल्प सही है? अभी उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सोच लीजिए, आंसर देख लीजिए और फिर हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी का मतलब होता है सामने, पास और विशेष। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेंगे। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 23। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो साथियों कर्तृवाच्य की अगर हम बात करें तो जिस विकल्प में कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है उस विकल्प का चयन कीजिएगा। महेश स्कूल से आ रहा है, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, इनमें हो रहा है। लेकिन अखबार पढ़े जाते हैं, तो अखबार पढ़े जाते हैं यहाँ पर ये कर्तृवाच्य नहीं है बल्कि ये एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो आपके 24वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 24, गलत विलोम शब्द है सृष्टि का परले, वृद्धि का हास, ह्रस्व का दीर्घ, हष्ट का पुष्ट। तो भाई गलत विलोम युग शब्द आपको यहाँ पर बताना है। सृष्टि का परले ही होता है विलोम युग्म, वृद्धि का हास ही होता है, ह्रस्व का दीर्घ ही होता है, लेकिन हष्ट पुष्ट, तो साथियों हष्ट का विलोम पुष्ट नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है 24वें क्वेश्चन में, ये एक गलत विलोम शब्द का उदाहरण है। तो 24वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, इस बार अच्छी बरसात हुई, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। तो देखो संयुक्त वाक्य कौन सा है देखिएगा। तो विकल्प नंबर जो 4 है, कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है, इसमें कहीं से कहीं तक हमें ये संयुक्त वाक्य नहीं दिख रहा है साथियों। इस बार अच्छी बरसात हुई, ये भी नहीं है। अब तीसरा या पहला, तो राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, यहाँ कर्ता तो 2 है और भी आ रहा है, लेकिन दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वाक्य को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यों मतलब कर्ता को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पर कर्ता को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग होता है वो संयुक्त वाक्य नहीं बनता है, बल्कि वाक्यों को जो जोड़ता है। तो मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, तो ये वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए प्रश्न नंबर 25 में आपके थर्ड विकल्प सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। 26वां प्रश्न, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, ये पूर्ण विराम चिन्ह। हवा चली, अल्प विराम चिन्ह। पानी बरसा और ओले गिरे, पूर्ण विराम चिन्ह। ये यहाँ पर अल्प विराम भी है। हाय, अल्प विराम चिन्ह। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई चिन्ह ही नहीं है। मोहन इधर आओ, तो इधर आओ में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। हाय यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। हवा चली, अल्प विराम चिन्ह बिल्कुल सही आना चाहिए। पानी बरसा और ओले गिरे, पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल शुद्ध है विराम चिन्हों की दृष्टि से। बाकी उसने कहा मैं, उसने कहा यहाँ पर विराम चिन्ह होना चाहिए, तो ये नहीं है, इसलिए ये गलत है। 26 में सेकंड विकल्प आपके सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं।
द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन में स्पष्टता लाने के लिए द्रुत पाठ शिक्षण किया जाता है। द्रुत वाचन, वाचन में गति और वाचन में प्रभावशीलता। तो भाई द्रुत पाठ शिक्षण, द्रुत मतलब तीव्र गति से, तो भाई वाचन में गति लाने के लिए या वाचन में तीव्रता लाने के लिए द्रुत पाठ शिक्षण कराया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं साथियों। तो 28वां क्वेश्चन क्या है आपसे, ये देखिएगा 28वें क्वेश्चन को। अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा शिक्षा पत्र विधि आदि किस शिक्षण के अंतर्गत आते हैं? वाचन शिक्षण, कविता शिक्षण, लेखन शिक्षण, रचना शिक्षण। तो भाई ध्वनि साम्य विधि क्या है? जैसे एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को, जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, इस प्रकार से, मतलब एक जैसे थोड़े जो शब्द होते हैं उस प्रकार के शब्दों को बच्चों के सामने रखा जाता है और उनको पढ़ना सिखाया जाता है। तो पढ़ना सिखाया जाता है तो वो लेखन और रचना की नहीं है, ना ही कविता की है, बल्कि वो वाचन शिक्षण की एक विधि होती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आएंगे। तो आपके 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो भाई जो सूत्र प्रणाली है उसमें कौन से सिद्धांत पर आधारित विधि उसको नहीं माना जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर ये आधारित है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आधारित है, सिद्धांत से उदाहरण की ओर इसमें बढ़ा जाता है, क्योंकि पहले सिद्धांत या नियम बताते हैं फिर उदाहरण के माध्यम से उसको हल करते हैं। लेकिन ये पूर्ण से अंश की ओर नहीं, अंश से पूर्ण की ओर बढ़ती है साथियों। तो 29वें क्वेश्चन में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो मित्रों प्रश्न नंबर 31 से, बालक तत्परता से सीखता है, सूक्ष्म शिक्षण में सीखता है, दल शिक्षण में सीखता है, अभिकर्मित अनुदेशन में सीखता है या परंपरागत शिक्षण में सीखता है? तो भाई तत्परता के साथ बालक इनमें से किस विधि में सीखता है? 31वें क्वेश्चन का सोच समझकर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर रहेगा आपके बालक तत्परता से। परंपरागत में तो नहीं सीखेगा साथियों, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 3 विकल्प आपके सामने बचे हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अभिकर्मित अनुदेशन में बालक तत्परता के साथ सीखता है, क्योंकि यह विधि स्वयं गति के सिद्धांत पर कार्य करती है। बालक की जो गति होती है उसी पर आधारित बालक का ज्ञान होता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 31 में, यही सही आंसर है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि किसके द्वारा दी गई थी? याद है ना सभी को? स्किनर के द्वारा दी गई थी साथियों। और इसके जो अलग अलग प्रकार है, रेखीय अभिकर्मित, शाकीय अभिकर्मित, आरोही अभिकर्मित, अवरोही अभिकर्मित, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, तो सभी के जनक भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन, माध्यम और विधा, यहाँ रिक्त स्थान है, के प्रमुख तत्व है किसके? शिक्षण सामग्री के, पाठ योजना के, शिक्षण विधि के और खेल के। तो भाई ये जो दोनों प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर, माध्यम और विधा, ये किसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं साथियों? ये शिक्षण सामग्री के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। माध्यम और विधा दोनों ही शिक्षण सामग्री के प्रमुख प्रकारों में आते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 32 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 33 की ओर। तो चलिए 33वां क्वेश्चन देखेंगे। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विषयपरक परीक्षण। तो जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण तैयार करते हैं, ठीक है, यदि उसकी वह पूर्ति भी कर देता है तो मतलब वो एक वेद परीक्षण है। और परीक्षण की ये जो विशेषता है वो वेदता कहलाती है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 33 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। तो आपके 34वां क्वेश्चन, लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का और इनमें से सभी का। तो भाई 34वें क्वेश्चन का सही आंसर देखो, कई जगह चौथा विकल्प भी मिलता है और अधिकतर जगह पहला विकल्प भी मिलता है। तो लिखित परीक्षा द्वारा मेरा भी मानना है कि भाई ज्ञानात्मक पक्ष का उचित मापन होता है। भावात्मक क्रियात्मक पक्ष के लिए तो अलग मापनियाँ होती है साथियों। क्रियात्मक में तो जिसमें करके सीखा जाता है उससे होता है उचित मापन, इसलिए यहाँ प्रथम विकल्प में सही मानता हूँ। बाकी इस क्वेश्चन के लिए आप जरूर कमेंट करिएगा। 34वें प्रश्न में आपको चौथा विकल्प सही लगता है तो उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। लेकिन एक और चीज़ देख लो आप, तो इसके बाद में साइकोलॉजी के पूरे 100 प्रश्नों का टेस्ट आ रहा है। पूरे 100 क्वेश्चन है साथियों साइकोलॉजी के, जो मैंने आरबीएससी एनसीईआरटी के आपको पहले कराए थे। उन क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए 100 क्वेश्चन मैक्सिमम 50 मिनट में आपको करा दूंगा। ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। 100 क्वेश्चन मैक्सिमम कितने? 50 मिनट में साथियों। तो अंतिम समय में उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो प्रश्न एग्जाम में अगर आ गए तो यूँ मान लीजिए आपको वो प्रश्न पढ़ा भी दिए थे मैंने
प्रश्न आ भी जाएंगे और अगर वहाँ पर भी गलत कर दोगे तो फिर वो बहुत ही बड़ी गलती होगी आपकी। लेकिन आपको प्रश्न लास्ट टाइम में इसलिए करा रहा हूँ ताकि देखो उनका अगर रिपीटेशन हो जाता है तो फिर उससे क्या वो चीज़ स्थायी हो जाएगी, 2-4 दिन के लिए तो हो ही जाएगी कम से कम। और आपको 26 तारीख को एग्ज़ाम देना ही है, तो देख लो आप, उस हिसाब से ज़रूर देखिएगा उसको। 35वां क्वेश्चन है साथियों, 35 क्या सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, 36वां आ गया। भाषा सीखने एवं भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें और भाषा का लिखित आकलन। तो बालक भाषा सीखता है और भाषा अर्जित करता है। इन दोनों ही चीज़ों में जो सबसे मुख्य अंतर आता है साथियों वो होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। बालकों को जो हम भाषा का परिवेश उपलब्ध कराते हैं मित्रों, तो उसी में वो भाषा सीखता है और उसी में वो भाषा अर्जित करता है। दोनों में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। विकल्प 1 सही है 36वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है कौन सा? संप्रेषण, लेखन, सुनना और अक्षर ज्ञान। तो देखो भाषा क्या होती है? भाषा में हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, खुद के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसका मतलब भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य किसे माना जाता है मित्रों? संप्रेषण को भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। विकल्प 1 सही है 37वें क्वेश्चन में। अब अंतिम और 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा कि भाई कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हो रहे हैं। साइकोलॉजी का टेस्ट इसके बाद में आ रहा है, मेगा टेस्ट आपके कल आ सकता है। ठीक है, कल आपके लास्ट मेगा टेस्ट आएगा साथियों। और मेरी कोशिश रहेगी कि भाई जो पुराने, मेरा तो ये मानना है, अब आप जो पुराने जो पेपर हुए ना 2011, 12, 2016, 18, तो उनको वापस एक बार अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि उनको जब आप करोगे तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आएगा कि भाई पेपर किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर करिएगा साथियों। 11, 12, 16, 18 पूरे 150 प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा, चारों पेपरों को एक एक दिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 और अंतिम क्वेश्चन। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से पढ़ने में कठिनाई आती है, लिखने में कठिनाई आती है, सुनने में कठिनाई आती है और बोलने में कठिनाई आती है। तो डिस्ग्राफिया एक प्रकार का विकार है साथियों। इसमें क्या होता है, देखो डिसलेक्सिया में तो पठन में कठिनाई आती है और डिस्ग्राफिया में साथियों लेखन में कठिनाई आती है। मतलब 38वें क्वेश्चन में आपके सेकंड विकल्प सही है। तो आज का ये पहला टेस्ट पूरा हुआ। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा साथियों। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें साइकोलॉजी के 100 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।